देखो, महिलाओं और बच्चों के लिए एक रिपोर्ट है, ठीक है ना। महिला एवं बच्चे, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 आई है। इसमें देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है इसको देखते हैं। तो ये एक आर्थिक मंच है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आर्थिक मंच क्या है? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और ये एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सरकारी क्षेत्र भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी कि एनजीओज और ये सब मिलके ये एक मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार प्रदान करने के लिए राजनीतिक, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को संलग्न करता है। इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है। इस रिपोर्ट को क्या के बारे में देखते हैं हम। ये सर्वप्रथम वर्ष 2006 में इसको प्रकाशित किया गया था। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित 4 विषयगत आयामों को के अंतर्गत लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर 153 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, उसके बाद है शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इसके अतिरिक्त इस वर्ष की रिपोर्ट में भविष्यगामी व्यवसायों में लैंगिक अंतराल से संबंधित भावनाओं का भी परीक्षण किया गया है। तो भारत का प्रदर्शन जो है इसमें कैसा हुआ? तो भारत का प्रदर्शन जो है 153 देशों की लिस्ट में 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थान की गिरावट दर्ज की गई। तो पिछले वर्ष 108 रहा होगा, पिछले वर्ष की तुलना में 4 वर्ष की गिरावट है, तो पिछले साल 108 रहा होगा। यह समग्र लैंगिक अंतराल में लगभग 2/3 स्कोर के निकट है, यानी कि 66.8% इंडिया का स्कोर है। हालांकि भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में सुधार हुआ है, यानी महिलाओं और का जो योगदान है वो राजनीति में जो है वो उसके सशक्तिकरण में महिलाओं का जो है वो सुधार हुआ, परंतु ये 3 संकेतों के मामले में पिछड़ा हुआ है। लेकिन कुछ 3 संकेतकों के मामले में जो है महिलाओं की स्थिति जो है वो पिछड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये स्थिति क्या है। तो पहले देखते हैं कि भारत 153 देशों में एकमात्र देश है जहाँ राजनीतिक लैंगिक अंतराल की तुलना में आर्थिक मामलों में लैंगिक अंतराल अधिक है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के व्यायाम अंतराल में मुख्य रूप से जन्म के समय असामान्य रूप से निम्न लैंगिक अनुपात, प्रत्येक 100 बालकों पर 91 बालिकाएं ही जन्मित हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, विवाह, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में भेदभाव के कारण व्यापक हुआ है। शिक्षा में लैंगिक अंतराल के संदर्भ में प्रवृत्तियां अधिक सकारात्मक हुई हैं। प्राथमिक में तृतीय स्तर की शिक्षा में विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में बालिकाओं की हिस्सेदारी बालकों की तुलना में निरंतर बढ़ी है। ठीक है ना, तो प्राथमिक विद्यालय हो, तृतीय स्तर की शिक्षा हो या विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने में बालिकाओं की जो हिस्सेदारी है वो बालकों की तुलना में बढ़ी है। 82% पुरुषों की तुलना में केवल 66% महिलाएं ही साक्षर हैं। ये इसकी रिपोर्ट है, देख लीजिए। इसमें देखिए ओवरऑल जेंडर गैप क्या है। देखो, टॉप 5 कंट्री है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री का दिया हुआ है। तो इंडिया की नेबर कंट्री में देखिए बांग्लादेश का 50वां स्थान है, चाइना का जो है 89वां स्थान है, नेपाल का जो है 101वां स्थान है, श्रीलंका का 102वां स्थान है, भारत का 112वां स्थान है और 0.669 इसका स्कोर है। देखिए सबसे टॉप मोस्ट जो है वो आइसलैंड है, इसका स्कोरर है ग्लोबल जेंडर गैप में। सतत विकास लक्ष्य में जेंडर इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य में जेंडर इंडेक्स क्या है देखिए,
हाल में वैश्विक लैंगिक समानता के समान हेतु SDG जेंडर इंडेक्स नामक एक नए सूचकांक की शुरुआत की गई है। सूचकांक के अंतर्गत भारत को 129 देशों में 95वां स्थान प्राप्त हुआ। SDG जेंडर इंडेक्स के बारे में हम जानते हैं ये क्या है। तो इस इक्वल मेजर्स है 2030, इक्वल मेजर 2030 है उसके भागीदार संगठनों के द्वारा तैयार किया गया। इक्वल मेजर 2030 निम्नलिखित क्षेत्रीय वैश्विक संगठन को एक संयुक्त प्रयास है। कहता है कि इक्वल मेजर्स 2030 में इतने सारे संगठन मिले हुए हैं जिनका सहयोग है इसमें। तो अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एशियन पैसिफिक रिसोर्सेज एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। प्लान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोएलिशन। इस सूचकांक में 14 SDG के अंतर्गत सम्मिलित 51 लैंगिक विशिष्ट संकेतों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि कुल आधिकारिक SDG की संख्या 17 है। इसमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीति, प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को कवर किया गया है। समग्र सूचकांक स्कोर 0 से 100 के स्केल पर आधारित है। यहाँ 100 का स्कोर अंतर्निहित संकेतों के संबंध में पूर्ण लैंगिक समानता की उपलब्धि को इंगित करता है। भारत के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। देखिए, भारत की रैंकिंग में एशिया, भारत की जो रैंकिंग है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र देशों में निम्न स्थान पर है। ठीक है, इस सूचकांक में शामिल एशिया प्रशांत क्षेत्रों के 23 देशों में भारत को 17वां स्थान मिला है। भारत निम्न श्रेणी के देशों में सम्मिलित है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, कुपोषण, ऊर्जा जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत उच्च अंक प्राप्त हुए हैं। सूचकांक में भारत को संसद में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों का अनुपात, भागीदारी, उद्योग अवसंरचना, नवाचार, जलवायु जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत निम्न अंक प्राप्त हुआ है। बीजिंग 25+25 नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू और बीजिंग +25 सुर्खियों में क्यों है। देखिए, यह एक बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस के अंगीकरण की 25वीं वर्षगांठ पर महिलाओं और बाल विकास मंत्रालयों और राष्ट्रीय महिला आयोग और UN विमेन द्वारा बीजिंग +25 की समीक्षा पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस 1995 के बारे में जानते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को चतुर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन वर्ष 1995 के दौरान अंगीकृत किया गया था। बीजिंग में आयोजित चतुर्थ फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन 1995 संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था। ये लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण पर विश्व का ध्यान संकेंद्रण के संदर्भ में महिलाओं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर विचार विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 3 अन्य सम्मेलन का आयोजन प्रथम वर्ष, सबसे पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था 1975 में मैक्सिको में हुआ था, द्वितीय 1980 में कोपेनहेगन में हुआ था और तीसरी नैरोबी में वर्ष 1985 में आयोजित हुआ था। ठीक है, BPFA महिलाओं की उन्नति चिंतनीय 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए रणनीतिक उद्देश्य कार्यवाहियों को निर्धारित करता है। कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ विमेन्स के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर BPFA के कार्यान्वयन संबंधी वैश्विक प्रगति की समीक्षा की जाती है। CSW कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ विमेन, कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ विमेन क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है। CSW जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग का प्रमुख वैश्विक
अंतर सरकारी निकाय है जो अन्य रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। BPFA कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ सरकार गैर सरकारी संगठन के लिए एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। इसने पहली बार बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जननांग विकृति, प्रसव पूर्व लिंग चयन जैसे मुद्दे को संबोधित करते हुए बालिकाओं के विरुद्ध निरंतर भेदभाव और अधिकार का उल्लंघन जैसे विषयों को चिंता के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में शामिल करने की सुविधा प्रदान की है। तो NCW के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो भारत में है उसकी स्थापना 1990 में के तत्वर्ष 1912 में स्थापित की गई। ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत वर्ष 1992 में स्थापित की गई और ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इस आयोग में महिलाओं के हितों के लिए समर्पित एक अध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 5 अध्यक्ष सदस्य और 1 सदस्य सचिव सम्मिलित होते हैं। आयोग के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। उसके बाद आता है आयोग के अधिदेश, मैंडेट ऑफ कमीशन, महिलाओं के लिए संविधान। इस आयोग का अधिदेश क्या है, क्या कार्य है, वो क्या करता है? तो महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, अत्याचार से उद्भूत विनिष्ट समस्याओं का हर स्थिति का विशेष अध्ययन करना है और अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना है और जिससे उनको दूर करने के कार्य की योजनाओं की सिफारिश करनी है। समय समय पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना है। महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले पर का समाधान करना है। ठीक है। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना है। UN विमेन के बारे में देखिए क्या है। UN विमेन के बारे में वर्ष 2010 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। UN विमेन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति ये समर्पित है। ये सतत विकास लक्ष्यों के विजन को महिलाओं और बालिकाओं हेतु व्यवहार्य बनाने के लिए विश्व स्तर पर कार्यरत है तथा सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। और लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन विमेन, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा कानून है? तो सबसे पहला कानून जो भी पारित हुआ है वो है मुस्लिम महिला संरक्षण विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 अभी पारित किया गया है 2019 में। ये सुर्खियों में क्यों है देखिए। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। हाल ही में राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की है। ये शाह बानो के बाद अधिनियमित मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ एक्ट, डाइवोर्स एक्ट 1986 को प्रतिस्थापित करता है। 2019 में इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। इस अधिनियम में तत्काल 3 तलाक व्यवस्था को निरर्थक और गैरकानूनी घोषित किया गया। 3 तलाक व्यवस्था यानी तलाक बिद्दत को निरर्थक और गैरकानूनी घोषित करता है। इस अधिनियम के तत्काल 3 तलाक प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इस संबंध में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया। इसे तलाक देने अथवा कहने को संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है तो उस स्थिति में उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने और विवाह को सुलझाने हेतु सहमत हों तो यह अधिनियम निकाह हलाला की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है। भत्ता, जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, ठीक है ना, ऐसी सूरत में भत्ता भी देना होगा, गुजारा भत्ता। तो जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चे के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है।
अभिरक्षा कस्टडी, जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है वह अवयस्क बच्चे को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीके का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। 2017 में मूल विधेयक क्या था? देखिए 2017 में मूल विधेयक, ये प्रथम अधिनियम केवल तो इसमें देखिए क्या है कि प्रथम यह अधिनियम को केवल ऐसे अपराध के संज्ञेय के रूप में वर्णित करता है जब किसी महिला जिसे तलाक दिया गया उसके रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। द्वितीय, इस अपराध को समाधेय कंपाउंडेबल स्वीकार किया गया है, अर्थात संबंधित पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते हैं। तृतीय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत दे सकता है। तलाक, अलगाव या तलाक़ बिद्दत, तीन तलाक, तलाक़ बिद्दत की न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तलाक़ बिद्दत, तीन तलाक को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तलाक़ बिद्दत की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार में दो फ़ोन पर लिखित रूप से या किसी भी तरीके से तलाक का उल्लेख तीन तलाक का उच्चारण करता है या लिखता है तो तलाक को तत्काल प्रभावी माना जाएगा, भले ही वह व्यक्ति बाद में पुनः सुलह करने का इच्छुक ही न हो। देखिए इसमें क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस। अब जो टॉपिक आया वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक है, देखिए हम इसमें देखते हैं फिर सुर्खियों में क्यों है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं के निर्वाह हेतु भुगतान का उत्तरदायित्व पति के भाई पर भी बनता है यदि वह किसी समय संयुक्त परिवार के एक सदस्य के रूप में उसी घर में रह रहा हो जिसमें महिला निवास करती है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWD VA 2005। तो इसमें क्या है कि PWD VA एक्ट के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में भारत ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी, ठीक है ना। प्रमुख प्रावधान क्या है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। अब देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। देखिए सभी इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शारीरिक हिंसा सहित मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौन और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। अपनी परिभाषा में ये कानून व्यापक है। घरेलू हिंसा, घरेलू संबंध, डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत विवाहित महिलाएं, माताएं और बेटियां और बहन शामिल हैं। माताएं, बेटी और बहनें शामिल है। यह कानून न केवल विवाहित महिलाओं की रक्षा करता है बल्कि माता, दादी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इस अधिनियम में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण। इस अधिनियम के तहत महिलाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा और वित्तीय मुआवजे की मांग कर सकती हैं। यदि वे अलग रह रही हैं तो दुर्व्यवहारकर्ता से निर्वाह संबंधी भुगतान प्राप्त कर सकती हैं। यह सुरक्षित आवास का अधिकार अर्थात ससुराल या साझे घर में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर का स्वामित्व हो या नहीं हो। यह अधिकार न्यायालय द्वारा पारित एक निवास संबंधी आदर्श द्वारा सुरक्षित किया गया है। न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी जो है वो पीड़िता से किसी भी प्रकार का संपर्क ना करे और उसके पास ना जाए। दंड क्या? इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। संरक्षण अधिकारी, देखिए
संरक्षण अधिकारी। यह अधिनियम चिकित्सकीय परीक्षण, विधिक सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए महिलाओं की सहायता, संरक्षण अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जानकारी देने वाले दायित्व का अपवर्जन। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि महिलाओं को वैवाहिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाला घरेलू हिंसा अधिनियम तलाक के बाद भी लागू रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम में आवश्यक प्रावधान में वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया ताकि एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध हिंसा का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निर्वाह रखरखाव प्रदान करने का प्रावधान स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निर्वाह रखरखाव प्रदान करने का प्रावधान स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। यानी कोई आदमी अपना घर नहीं चला सक रहा, इस बात पर वो निर्भर नहीं करता। भरण पोषण संबंधी यह भुगतान पत्नी की आय पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उसकी पत्नी को कैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, इस पर भी निर्भर नहीं करता, और उस पति को कितना पैसा मिलता है कि नहीं मिलता उस पर भी निर्भर नहीं करता। आपको देना है तो देना है। अन्य संबंधित कानून देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये एक आपराधिक कानून है जो दहेज लेने और देने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो 6 माह का कारावास हो सकता है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कानून की संज्ञा दी जाती है। देखो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A ये एक आपराधिक कानून है जो उन पति और पत्नियों के उन रिश्तेदारों पर लागू होता है जो महिलाओं के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत तत्कालीन गिरफ्तारी के प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया गया है। हरासमेंट ऑफ वीमेन इन वर्कशॉप। हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है ये उसी से रिलेटेड है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये फैसला दिया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ऐसे दुर्व्यवहार की रोकथाम और ऐसी शिकायतों की प्रतितोष निवारण करते हेतु अधिनियमित किया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक अधिनियम 2013। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न में सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा हेतु पीड़ित महिला की परिभाषा को अत्यंत व्यापक बनाते हुए इसमें महिलाओं को समाहित किया गया है, भले ही इनकी आयु, रोजगार की स्थिति कुछ भी हो। इसके तहत संगठित और असंगठित क्षेत्रों व सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के साथ साथ ग्राहक है, उपभोक्ता है, महिला और घरेलू कर्मकार जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। नौकरानी भी जो काम करती है उसको भी शामिल कर दिया गया है। इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न के प्रकारों के रूप में प्रतिकार, उत्पीड़न, प्रतिकूल कार्य परिवेश की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया। यदि ये लैंगिक उत्पीड़न कृत्य अथवा व्यवहार को प्रोत्साहित करता 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक निजी और सार्वजनिक संगठनों में इस परियोजनार्थ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। देखो, इसमें आंतरिक परिवाद समिति को
आंतरिक परिवाद समिति को किसी व्यक्ति को समन जारी करने, दस्तावेज प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुत करने हेतु दीवानी न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। इसके प्रत्येक आईसीसी में गैर सरकारी संगठनों और संयमों में से एक ऐसा सदस्य शामिल होगा जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित होगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने प्रत्येक जिले में एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जो 10 कम श्रमिकों वाले संगठन या शिकायत स्वीकार करेगी या नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत स्वीकार करेगी। एक अतिरिक्त स्थानीय परिवाद समिति का गठन प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर किया जाएगा स्थानीय परिवाद समिति। और मिथ्या और दोषपूर्ण परिवाद अथवा मिथ्या साक्ष्य के रूप में दंड का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है महिलाओं के प्रजनन अधिकार से संबंधित विधेयक। एमटीपी एक्ट 2020 में इसमें संशोधन किया गया। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये सुर्खियों में क्यों है, आइए देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 एमटीपी एक्ट 1971 में संशोधन करने के लिए गर्भ का चिकित्सकीय समापन विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। इसकी विशेषता क्या है संशोधन की, देखिए इस विधेयक में 20 सप्ताह तक के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय और 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भावस्था के मामले में गर्भ समापन के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय प्राप्त करने की अनिवार्यता बनाता है। कहता है कि एक विशेष विधेयक है, ठीक है। 20 सप्ताह तक के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन यानी एबॉर्शन के लिए पंजीकृत चिकित्सक, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय और अगर 20 से ज़्यादा सप्ताह का जो है प्रेगनेंसी है, 24 सप्ताह का है या 20 से ज़्यादा है, 24 के बीच में है, तो उस गर्भावस्था के मामले में एबॉर्शन के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई है। इस विधेयक में दुष्कर्म पीड़ित, इस विधेयक में क्या होता है कि दुष्कर्म पीड़िता, सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क से पीड़ित अन्य सुधेय महिला जैसे कि दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग सहित शेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भ व्यवस्था की ऊपरी समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई भ्रूण संबंधी शारीरिक विषमताओं के मामले में गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय सीमा 24 सप्ताह की सीमा लागू नहीं होगी। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई भ्रूण संबंधी शारीरिक विषमताओं के मामले में गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय सीमा 24 सप्ताह की सीमा लागू नहीं होगी। यानी कि अगर डिसेबल है बच्चा तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी पता चलेगा तो उसको निकाल देना है। मेडिकल बोर्ड की संरचना, कार्य और अन्य विवरण से संबंध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। जिन महिलाओं का गर्भपात हो चुका है, ठीक है, उसके नाम और अन्य जानकारियों को प्रचलित कानून के तहत निर्दिष्ट विशेष व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा। जिस भी महिला का एबॉर्शन हो चुका है उसके नाम और उसकी जानकारी को किसी प्रचलित कानून के तहत निर्दिष्ट विशेष व्यक्ति के अतिरिक्त किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यह संशोधन वर्तमान प्रावधान में उपबंध केवल विवाहित महिला और उसके पति के स्थान पर किसी भी महिला या उसके साथी के लिए गर्भ निरोधक विफलता की स्थिति में छूट अर्थात चिकित्सकीय रूप से गर्भ समापन की अनुमति प्रदान करता है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें क्या था, ये एक गर्भपात के लिए निम्नलिखित आधार प्रदान करता है जहां यह जोखिम है कि जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक मानसिक विषमताओं से पीड़ित होगा, जहां गर्भ में जारी रखने से महिला के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या उसमें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति होगी, जहां दुष्कर्म के गर्भ निरोधक साधनों की विफलता के कारण महिला गर्भवती हो जाती है। तो ये विभिन्न चरणों में अनुमोदन है तो निम्नलिखित मापदंड प्रदान किया गया है। पहले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकृत चिकित्सक, देखो
पहले 12 सप्ताह के दौरान एक पंजीकृत चिकित्सक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी के अनुमोदन से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है 12 सप्ताह के दौरान एक पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा। 12 से 20 सप्ताह के मध्य गर्भ को 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अनुमोदन से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन 20 सप्ताह के पश्चात केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी होगा ऐसा। 12/96 12 के बाद, ठीक है ना। 20 सप्ताह के पश्चात यानी कि 12 सप्ताह का अगर प्रेगनेंसी है तो उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अनुमोदन से इसको एमटीपी किया जा सकता है, और अगर 12 से 20 सप्ताह का है तो उसको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के बाद ही होगा। और उसके बाद अगर 20 सप्ताह के बाद है तो केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। किसी नाबालिग के गर्भपात हेतु अभिभावक की लिखित सहमति का प्राप्त करना आवश्यक है। जब तक उसके अभिभावक कोई लिखित सहमति ना दे, ये सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। केवल विवाहित महिलाओं द्वारा ही गर्भपात की मांग करने के कारण के रूप में गर्भ निरोधक साधनों की विफलता को वर्णित किया जा सकता है। ये जो भी विवाहित महिला है वही जो है बता सकती है कि हमको जो है गर्भ निरोधक साधनों की विफलता के कारण हुआ है, इसलिए उसको कोई और नहीं बता सकता। सरोगेसी विनियमन अधिनियम, सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाया गया था। सरोगेसी रेगुलेशन बिल हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की अनुशंसाओं को स्पष्ट करने के उपरांत सरोगेसी विनियमन विधेयक की स्वीकृति प्रदान की है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, देखिए। ये उल्लेखनीय है कि सरोगेसी विनिमय विधेयक 2016 लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यापक हो गया था। सरोगेसी विनिमय विधेयक 2019 को वर्ष 2016 के विधेयक को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था, जिसमें लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और इसके उपरांत इससे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को प्रेषित किया गया, जहाँ सदन की प्रवर समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। जब तक संसद द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती, तब तक भारत में पेड सरोगेसी विधिक रूप से मान्य रहेगी। यानी कि जब तक ये बिल नहीं बन जाता तब तक जो भारत में जो पेड सरोगेसी है, पैसा लेके जो सरोगेसी करते हैं, ये विधिक रूप से मान्य रहेगी, यानी कि मान्यता इसको मिली रहेगी। वर्ष 2015 में विदेशियों के लिए सरोगेसी की प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि विदेशी लोग जो आके यहाँ सरोगेसी मदर ढूंढ रहे थे, उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। सरोगेसी के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, देखिए। सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक महिला बच्चे की इच्छा रखने वाले किसी दंपत्ति के लिए आशय से गर्भ धारण करती है और जन्म के पश्चात बच्चे को उस दंपत्ति को सुपुर्द कर देती है, तो उसको कहते हैं सरोगेसी तकनीक। सरोगेसी 3 तरह का होता है। देखो, एक तो होता है परोपकारी सरोगेसी, दूसरा होता है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल सरोगेसी, तीसरा होता है गर्भकालीन गेस्टेशनल सरोगेसी। तो जो परोपकारी सरोगेसी होता है, इसके अंतर्गत दंपत्ति सरोगेट माता को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सकीय बीमा संबंधी वह अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करता। वाणिज्यिक में क्या होता है कि इसमें सरोगेट माता को क्षतिपूर्ति नकद या वस्तु के रूप में प्रदान की जाती है, जो गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सा व्यय से अधिक होती है। उसके बाद गेस्टेशनल सरोगेसी होता है, गर्भकालीन सरोगेसी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक सरोगेट माता अपने गर्भ में भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से इच्छुक दंपत्ति के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे का सरोगेट माता से आनुवंशिक रूप से कोई संबंध नहीं होता। प्रमुख मुद्दे हैं परोपकारी सरोगेसी बनाम वाणिज्य सरोगेसी। तो इसमें विधेयक का प्रावधान क्या है? वर्तमान विधेयक परोपकारी सरोगेसी को अनुमति प्रदान करता है और वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। यानी कि ये जो विधेयक है, परोपकारी जो वर्तमान कानून है अभी जो चल रहा है, उसमें है कि परोपकारी सरोगेसी को जो है ना को अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन वाणिज्यिक सरोगेसी को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। कौन सरोगेट माता बन सकती है? देखिए, सरोगेट माता कौन बन सकती है? तो सरोगेट माता इच्छुक दंपत्ति के निकट संबंधी, क्लोज होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी शब्द की परिभाषा: विवाह के 5 वर्ष पश्चात भी किसी जीवित बच्चे, विकार या रोग से पीड़ित
बच्चे को छोड़कर न होने में बाध्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इच्छुक दंपति सरोगेसी के विकल्प का चयन कर सकते हैं। बीमा कवरेज की अवधि, जैसे सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज की अवधि केवल 16 माह तक सीमित किया गया है। बीमा कवरेज, सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज की अवधि केवल 16 माह तक सीमित किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई और विदेशियों के लिए सरोगेसी की अनुमति, एकल महिलाओं और विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं का मुद्दा। भारत में सरोगेसी की अनुमति नहीं है। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पीआईओ हो, प्रवासी भारतीय हो या कोई भी विदेशी हो, उन लोगों के लिए सरोगेसी भारत में अनुमति नहीं है। गर्भधारण और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक। लिंग चयन प्रतिरोध अधिनियम सुर्खियों में क्यों है? पीसीपीएनडीटी एक्ट ये सुर्खियों में क्यों है? हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिरोध अधिनियम पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के उन प्रावधानों को बरकरार रखा है जो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल रिकॉर्डों के रखरखाव किए जाने संबंधी कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाता है। इसके आधार पर उनके मेडिकल लाइसेंस के अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी आदमी अगर लिंग जांच परीक्षण करता है तो उसका जो है मेडिकल लाइसेंस जो है अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि प्रावधानों को बरकरार रखा गया जो प्रसूति के स्त्री रोग पीसीपीएनडीटी जो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल रिकॉर्डों के रखरखाव न किए जाने संबंधी कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाते हैं। अगर कोई प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ मेडिकल रिकॉर्ड्स को रखरखाव ठीक से नहीं करती है और इस तरह का कृत्य करती है जो अपराध की श्रेणी में उसको लाता है, जिसके आधार पर उनके मेडिकल लाइसेंस को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, ये पीसीपीएनडीटी जो अधिनियम है ये 1994 को अधिनियमित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। गर्भधारण पूर्व और पश्चात लिंग चयन तकनीक के उपयोगों पर प्रतिबंध लगाना। गर्भधारण पूर्व और पश्चात लिंग चयन तकनीक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना। लिंग चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना। इस अधिनियम के तहत उन सभी केंद्रों को जिनके पास संभावित रूप से गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने वाला कोई उपकरण है तो उन्हें समुचित पदाधिकारियों के समक्ष अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। जितना भी पदाधिकारी है सबके समक्ष पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम और नियम उचित रिकॉर्ड के रखरखाव और निरीक्षण संबंधी व्यापक कार्यवाही की व्यवस्था करता है। देखिए, परिसर को सील करने और गवाहों को उपस्थित कराने सहित विधि के उल्लंघनकर्ताओं की मशीनों उपकरणों परिसर सील कर दिया जाएगा, गवाह को उपस्थित कराया जाएगा। विधि और उल्लंघनकर्ता की मशीनों और उपकरणों और अभिलेखों की तलाशी, उसकी मशीन की तलाशी होगी, मशीन के उपकरण की तलाशी होगी और जब्ती और सील करने के संबंध में समुचित पदाधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। लिंग चयन में प्रयोग की जाने वाली नवीन तकनीकों को इसके तहत शामिल करने के लिए वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। देखिए, लिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 ये सुर्खियों में क्यों है? पीओसीएसओ एक्ट, पॉस्को एक्ट 2012। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी एंड विमेन के भाग के रूप में बलात्कार और पॉस्को अधिनियम से जुड़े मामलों से निपटने हेतु 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। एक योजना शुरू की गई है, ठीक है ना। इस योजना से संबंधित तथ्य क्या है कि वर्तमान समय में देश में 389 ऐसे जिले हैं जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को एक्ट के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक वर्ष हेतु एक स्पेशल
प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष हेतु एक स्पेशल पॉस्को कोड की स्थापना की जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आधार पर किया जाएगा। यहाँ योजना के 60% भाग का योगदान केंद्र सरकार और 40% भाग का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पॉस्को अधिनियम, देखिए पॉस्को अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को एक बालक के रूप में परिभाषित करता है और बालक के स्वस्थ और शारीरिक और भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बालक के सर्वोत्तम हित को कल्याण को सर्वोपरि प्रदान करता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय का एक पक्षकार है, ठीक है ना। अतः भारत सरकार पर बालकों को सभी प्रकार के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने का विधिक दायित्व भी है। अतः भारत सरकार जो है ना, बालकों को सभी प्रकार के लैंगिक शोषण, लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने का विधिक दायित्व भी है। यह अधिनियम लैंगिक दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है। प्रिवेंशन, पेनिट्रेटिव और गैर पेनिट्रेटिव दुर्व्यवहार, लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, कुछ विशेष परिस्थितियों में लैंगिक दुर्व्यवहार, दृश्यकृत्य जैसे मानसिक रूप से पीड़ित बालक के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, बालकों के न्यासी और किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति तथा परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या चिकित्सक द्वारा किया गया दुर्व्यवहार। यह अधिनियम ऐसे अपराधों को त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में यह निर्दिष्ट करता है कि बाल यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को उसके दर्ज किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए। यह अधिनियम शिकायत किए जाने की स्थिति में शीघ्र बालक को राहत और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बच्चे के दीर्घकालिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर विशेष किशोर पुलिस इकाई और स्थानीय पुलिस द्वारा बालक कल्याण समिति को रिपोर्ट करना आवश्यक है। यह लैंगिक रूप से तटस्थ कानून है जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के लड़की और लड़के दोनों के विरुद्ध किए गए यौन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। यह बच्चे के बीच या बच्चे और बस के बीच सहमति आधारित यौन कृत्यों को मान्यता नहीं देता। ये बच्चे के बीच या बच्चे एवं एक वयस्क के बीच सहमति आधारित यौन कृत्य को मान्यता नहीं देता। इसके अंतर्गत किसी बच्चे के साथ यौन आचरण में शामिल होने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई का प्रावधान है, भले ही यह सहमति हो या न हो। हाल ही में संसद ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जिसमें बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। विभिन्न अधिनियमों के तहत बालकों की परिभाषा, देखो पॉस्को अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु को बच्चा कहा गया है। बाल श्रम में अगर हम देखें तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम आयु को बच्चा कहा गया है। पॉस्को एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु को बच्चा कहा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में 16 वर्ष से कम आयु को बच्चा कहा गया है। कार्यकाल अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु को बच्चा कहा गया है। सहमति प्रदान करने की आयु एज को कांस्टेंट पर वैश्विक कानून है। कई देशों में सहमति प्रदान करने की आयु 16 वर्ष या उससे कम है। अधिकांश अमेरिकी राज्य, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस इस श्रेणी में शामिल है। देखो बाल कल्याण सूचकांक, चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, बाल कल्याण सूचकांक। देखो बाल कल्याण सूचकांक में क्या है, तो हाल ही में वर्ल्ड विजन इंडिया एक गैर सरकारी संगठन है। IFMR लीड भारत के एक शोध संस्थान द्वारा बाल कल्याण सूचकांक, चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत के एक शोध संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके तहत स्कोर अंकों की गणना 3 आयामों, स्वस्थ व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक संबंध और सुरक्षात्मक संदर्भों में। केरल 24 संकेतकों के उपयोग के आधार पर किया जाता है, 24 मानकों के अंतर्गत किया जाता है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, जबकि मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश निचले स्थान पर है। संघ शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो समेकित बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स चल रही है। उसमें क्या है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य सरकार और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बालकों और साथ ही अन्य सुबेद बालकों के लिए एक सुरक्षात्मक परिवेश का सृजन करना है।
इसके अंतर्गत बालकों की अभावग्रस्तता के निवारणार्थ जोखिम का सामना कर रहे परिवारों और बालकों की पहचान करने हेतु राज्य के उत्तरदायित्व में प्रत्येक जिले में राज्य सरकारी संघ शासित प्रदेशों द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उद्देश्य बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए देश में प्रबंधन सूचना प्रणाली और बाल ट्रैकिंग सह तंत्र सहित बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और नॉलेज सेंटर का निर्माण करना है। ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। भारत में दत्तक ग्रहण एडॉप्शंस इन इंडिया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेस अथॉरिटी CARA द्वारा विगत 5 वर्षों में दत्तक ग्रहण से संबंधित व्यवधान के 246 और उससे समापन के 10 मामले दर्ज किए गए। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? दत्तक ग्रहण वस्तुतः एक व्यक्ति या दंपत्ति से दूसरे व्यक्ति या दंपत्ति को समस्त अभिभावकीय अधिकार या अस्थायी विधिक हस्तांतरण होता है। दत्तक माता पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां जैविक माता पिता के समान ही होती हैं। देखो, दत्तक माता पिता का जो अधिकार है वो जिम्मेदारियां हैं जैविक माता पिता के समान ही होती हैं तथा दत्तक बच्चे को जैविक बच्चों के समान भावनात्मक और सामाजिक, कानूनी और नातेदारी लाभ प्राप्त होते हैं। यानी जो भी दत्तक पुत्र होता है उसको जैविक बच्चों की तरह ही समान भावनात्मक, सामाजिक और कानूनी और नातेदारी लाभ प्राप्त होते हैं। बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 या उसके उत्तरवर्ती किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण अधिनियम 2017 भारत के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को शासित करता है। यह प्रावधान हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 के रूप में है। 2003 में भारत सरकार ने इसकी अभिपुष्टि रेटिफाई की थी। व्यवधान का अर्थ है कि दत्तक ग्रहण के पश्चात लेकिन दत्तक ग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व दत्तक परिवार के साथ बच्चे का समायोजन न हो। कहता है इसमें कि दत्तक ग्रहण के पश्चात या लेकिन दत्तक ग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व दत्तक परिवार के साथ बच्चे का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक परिवार से बच्चे का पृथक होना। ऐसे व्यवधान की स्थिति में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी माता पिता और बच्चे साथ परामर्श सत्र आयोजित करती है। ठीक है ना। यह एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर बच्चे और दत्तक माता पिता को अस्थायी रूप से सूची से हटा देती है। एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर बच्चे या दत्तक माता पिता को अस्थायी रूप से सूची से हटा देती है जब तक कि वे अपनी तैयारियों को फिर से सिद्ध ना कर दें। डिसोल्यूशन समापन का अर्थ है न्यायालय से दत्तक ग्रहण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दत्तक परिवार के साथ बच्चे का तालमेल न होने के कारण विधिक रूप से दत्तक ग्रहण का निरसन। हेग एडॉप्शन कन्वेंशन हुआ था द हेग में एडॉप्शन कन्वेंशन हुआ था। बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर 1993 का हेग एडॉप्शन कन्वेंशन वस्तुतः बच्चे और उनके परिवारों के विदेशों से अवैध अस्थायी, समय पूर्व या बिना तैयारी के दत्तक ग्रहण के जोखिमों से संरक्षण प्रदान करता है। इन कन्वेंशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय केंद्रीय प्राधिकरण की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और बच्चों के सर्वोत्तम हित को बनाए रखने के लिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनुच्छेद 21 को मजबूती प्रदान की गई है। यह बच्चे के अपहरण, बिक्री और दुर्व्यवहार को रोकने का भी एक प्रयास है। भारत में बच्चों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मौलिक सिद्धांत। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में बच्चे के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि हैं। जहाँ तक संभव हो बच्चे के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को बच्चे के अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को वरीयता प्रदान की जाएगी। देखो, अगर दत्तक ग्रहण की स्थिति है उसमें भारतीय नागरिक को वरीयता दी जाएगी। सभी दत्तक ग्रहण को बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन गाइडलाइन सिस्टम पर पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
इसको देखिए, संभावित दत्तक ग्रही माता पिता, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए पात्रता मापदंड। देखो, संभावित दत्तक ग्राही माता पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। यानी मानसिक रूप पे भी आप मजबूत हो, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। उनके जीवन के समक्ष किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न करने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए। यानी कि माता पिता जो दत्तक पुत्र लेने वाले हैं उनके समक्ष जो है किसी भी तरह का खतरा जो है वो चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए। कोई भी संभावित दत्तक ग्राही माता पिता अपनी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो या न हो, निम्नलिखित के अधीन बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है। यानी कि जो आदमी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है उसको अपना बच्चा हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी वैवाहिक स्थिति पे ध्यान दिए बिना, भले ही उसका अपना जैविक पुत्र पुत्री हो या ना हो, वो निम्नलिखित अधीन बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है। विवाहित दंपति के संदर्भ में दत्तक ग्रहण हेतु पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है। एकल महिला यानी कोई भी अकेली महिला है तो वो दत्तक बच्चा ग्रहण कर सकती है। एकल पुरुष बालिका को दत्तक ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं है। यानी कि कोई भी अगर पुरुष है तो उसको दत्तक ग्रहण महिला बच्चा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर एक महिला है, अकेली है, तो किसी भी लिंग के बच्चे को ग्रहण कर सकती है। ऐसे में दंपति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि अस्थायी वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूर्ण न हो जाए। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। CARA कारा ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत है। ये भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में काम करता है और देश के भीतर एवं देश के बाहर इंटर कंट्री दत्तक ग्रहण की निगरानी और उसको विनियमित करने को अनिवार्यता घोषित करता है। ये बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, ठीक है ना। इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 में हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को निपटाने के लिए कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। कारा मुख्य रूप से अपने संबंधित मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चे के दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले को देखता है। बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली, यह बच्चे के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस उपाय है। केयरिंग्स, यह दत्तक ग्रहण योग्य बच्चे और संभावित दत्तक ग्राही माता पिता का केंद्रीकृत डेटा है।